नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जीवन कब किस मोड़ पर हमें ले जाकर खड़ा कर देगा या कोई नहीं जानता। कभी-कभी इंसान की अपनी गलती तो कभी किस्मत का खेल उसे ऐसे रास्ते पर ढकेल देता है जहां उसने कभी जाने की सोची भी नहीं होती है। आज की कहानी भी एक ऐसे लड़के की है जो अमीर बाप की औलाद होकर भी परिस्थितियों के थपेड़ों में फंसा कि उसे दर-दर भटकना पड़ा। दोस्तों बात राजखंड राज्य के एक खूबसूरत और समृद्ध जिले हजारीबाग के पास बसे एक गांव की है। इस गांव का नाम था अम्बाटोला। अम्बाटोला में दयाशंकर जी का बड़ा नाम था। दयाशंकर जी गांव के जाने माने और रसूखदार इंसान थे। उसके पास 8 से 10 एकड़ उपजाऊ जमीन थी, बड़ा सा पक्का मकान था और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। दयाशंकर जी का एक ही बेटा था, आकाश। इकलौता बेटा होने के कारण दयाशंकर जी ने आकाश के सिर पर चढ़ा कर रखा था। आकाश जो मांगता वह पलक झपकते ही उसके सामने हाजिर हो जाता था। दोस्तों इस अत्यधिक दुलार का नतीजा यह निकला कि आकाश पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल जीरो साबित हुआ। उसका मन ना तो स्कूल जाने में लगता और ना ही घर के खेत किसी काम में नहीं लगता था। दोस्तों दिन भर गांव के आवारा लड़कों के साथ घूमना, ताश खेलना, नदियां पोखर में नहाना और बेमतलब की मटर गश्ती करना ही आकाश की दिनचर्या बन चुकी थी। दोस्तों दयाशंकर जी जब भी उसे समझाने की कोशिश करते वह एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। दोस्तों वक्त बीतता गया और देखते ही देखते आकाश 19 साल का हट्टा कट्टा नौजवान बन चुका था, लेकिन उसकी आदतों में रत्ती भर सुधार नहीं आया। अब दयाशंकर जी को चिंता सताने लगी। गांव के लोग अक्सर ताना मारते, दयाशंकर जी आपका बेटा तो पूरा लफंगा बन गया, आपके बाद आपकी संपत्ति को कौन संभालेगा, इसे तो दुनियादारी की कोई समझ ही नहीं है। दोस्तों गांव वालों के कुछ बुजुर्गों ने दयाशंकर जी को सलाह दी, देखो दयाशंकर जी लड़के की उम्र हो गई है, इसकी शादी कर दो। जब सर पर गृहस्थी का बोझ पड़ेगा और सिर पर पत्नी आएगी तो अपने आप इसकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी और यह जिम्मेदार बन जाएगा। दयाशंकर जी को यह बात जच गई। उन्होंने सोचा कि शायद ही उसके बाद आकाश सुधर जाए। दोस्तों दयाशंकर जी की साख अच्छी थी, इसलिए रिश्ते की कोई कमी नहीं थी। पास ही के एक गांव से एक बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की नेहा का रिश्ता आया। दयाशंकर जी अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ लड़की देखने गए। नेहा देखने में बेहद शांत और सुशील संस्कारी थी। चाय नाश्ते के साथ उसने सबका आदर सत्कार किया। रिश्ता तय हो गया और 3 महीने बाद धूमधाम से आकाश और नेहा की शादी संपन्न हो गई। दोस्तों शादी करके जब दुल्हन घर आई तो पूरा घर खुशियों से चहक उठा। लेकिन दोस्तों आकाश तो आकाश था। दुल्हन के घर कदम रखते ही आकाश ने अपनी शादी के भारी भरकम कपड़े उतारे, अपने वही पुराने आवारा दोस्तों वाले कपड़े पहने और दोस्तों के साथ गांव के अखाड़े पर गपशप लड़ाने चला गया। दोस्तों शाम को जब पूजा पाठ और रस्मों का वक्त आया तो आकाश की मम्मी भाभी उसे ढूंढते हुए अखाड़े पहुंची। भाभी ने उसे डांटते हुए कहा, देवर जी आप उसकी आज आपकी सुहाग रात है और आप यहाँ दोस्तों के साथ कंचे खेल रहे हैं, चलिए घर। आकाश झेप गया, लेकिन सच्चाई यह थी कि आकाश अंदर से बहुत डरा हुआ था। गांव के आवारा दोस्तों ने दिन भर उसके दिमाग में उल्टी सीधी बातें भर दी थी। दोस्तों ने उसे कहा था कि देख आकाश, आज तेरी पहली रात है, अगर तूने ढिलाई दिखाई या पत्नी को खुश नहीं कर पाया तो वह तुझे नामर्द समझेगी और तेरी इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा। दोस्तों की इन बातों से आकाश का दिमाग पूरी तरह भ्रमित हो चुका था। इतना ही नहीं, उसके एक दोस्त ने उसे ताकत की एक ऐसी जहरीली गोली भी खिला दी थी कि उसके असर से इंसान का दिमागी संतुलन और काम वासना बेकाबू हो जाती थी। दोस्तों रात को जब भाभी ने आकाश को कमरे में भेजकर बाहर से कुंडी लगा दी तो आकाश के अंदर का डर और दवा का असर एक साथ हावी हो गया। कमरे में पहुंचते ही उसने नेहा से ना कोई प्यार भरी बात की, ना ही उसका हाल चाल पूछा। वह सीधे अपनी हैवानियत पर उतर आया। दवा के असर में आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है। पूरी रात वह अपनी नवविवाहिता पत्नी पर जुल्म ढाता रहा। नेहा दर्द से कराहती रही, रोती बिलखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन दवा के नशे में धुत आकाश पर किसी बात का असर नहीं हुआ। दोस्तों सुबह होते ही नेहा का रो रो कर बुरा हाल था। उसने जैसे ही हिम्मत जुटाई और चुपके से अपने मायके फोन लगाया। उसने रोते हुए कहा, भैया मुझे तुरंत यहाँ से ले जाओ, अगर मैं यहाँ 2 दिन और रुक गई तो मेरी लाश यहाँ से निकलेगी। यह इंसान नहीं शैतान है। दोस्तों मायके वाले घबराकर तुरंत पहुंचे। नेहा की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने बिना कोई सवाल किए नेहा को गाड़ी में बैठाया और अपने साथ ले गए। दयाशंकर जी पूछते ही रह गए, लेकिन नेहा ने बस इतना ही कहा कि वह
अब इस घर में कभी नहीं वापस आएगी। 10-12 दिनों के भीतर ही मायके वालों ने तलाक का लीगल नोटिस भेज दिया। दयाशंकर जी का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने कागजों पर दस्तखत करवा दिए। दयाशंकर जी ने आकाश को बहुत मारा पीटा और जलील किया। तूने हमारी खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी, तू किसी काम का नहीं है। दोस्तों, दूसरी तरफ आकाश ने दोस्तों ने जब उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, वे कहते, अरे आकाश, मैं ही कोई कमी होगी, तभी तो 2 दिन में ही लड़की भाग गई। आकाश शर्म के मारे घर में मुंह छुपा कर रहने लगा। दोस्तों, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। इस घटना को बीते 3 साल हो गए। गांव के लोग धीरे धीरे इस बात को भूलने लगे। दयाशंकर जी की संपत्ति और रसूख देखकर एक बात फिर लोग अपनी बेटियों का रिश्ता लेकर आने लगे। दयाशंकर जी को लगा कि शायद उस समय आकाश छोटा था, अब परिपक्व हो गया होगा। उन्होंने एक बार फिर आकाश का घर बसाने का फैसला किया। इस बार लड़की थी पूनम। पूनम पढ़ी लिखी, समझदार और लोकल पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग कर रही थी। सशक्त लड़की थी। उसके पिता नहीं थे। वो अपनी बूढ़ी माँ की इकलौती संतान थी। दोस्तों, धूमधाम से दूसरी शादी भी हो गई। पूनम दुल्हन बनकर घर आई, लेकिन आकाश का मानसिक खौफ, उसकी पुरानी गलतफहमी अभी भी दूर नहीं हुई थी। उसके मन में वही डर बैठ गया कि अगर वह अपनी ताकत नहीं दिखाएगा तो पत्नी उसे कमजोर समझेगी। दोस्तों, पहली ही रात आकाश ने फिर वही गलती की। उसने फिर से शक्तिवर्धक दवाइयों का सहारा लिया और पूनम के साथ वैसा ही क्रूर व्यवहार किया। पूनम पढ़ी लिखी और बहादुर लड़की थी। उसने पहली ही रात में किसी तरह बर्दाश्त कर ली, लेकिन दूसरी शाम होते ही उसने अपनी सास दयाशंकर जी की पत्नी से कहा, माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज रात मैं आपके पास ही सोऊंगी। दोस्तों, यह सुनकर आकाश आग बबूला हो गया। उसने पूनम को बहुत खरी खोटी सुनाई। तो शादी करके मेरे लिए आई है या माँ के पास सोने के लिए? लेकिन सास ने स्थिति को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो आज मेरे पास ही सोने दे। पूनम समझ चुकी थी कि आकाश का मानसिक संतुलन और रवैया सामान्य इंसानों जैसा नहीं है। दोस्तों, तीसरे दिन सुबह होते ही पूनम ने अपना सारा सामान बैग में पैक कर लिया। बिना किसी को बताए वह खामोशी से घर से बाहर निकल गई और सीधे अपने घर पहुंची। दोस्तों, उसने अपनी माँ को सारी सच्चाई बता दी कि आकाश का व्यवहार किसी मानसिक रूप से विकृत और हैवान सा इंसान जैसा है, जिसके साथ एक छत के नीचे रहना जान को जोखिम में डालना है। दोस्तों, कुछ ही हफ्तों में पूनम की तरफ से भी कोर्ट का तलाक सामन आ गया। अब तो दयाशंकर जी के सब्र का बांध टूट गया। गांव भर में थू थू हो रही थी। दयाशंकर जी ने आकाश को लाठियों से पीटा और घर से निकालते हुए चिल्लाए, तू मेरा बेटा नहीं है, मेरे कुल का कलंक है, निकल जा मेरे घर से। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दोस्तों, बाप की मार और जिल्लत से परेशान होकर आकाश रोते बिलखते गांव से बाहर भाग निकला। भागते भागते वह पास के रेलवे स्टेशन पहुंचा। उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। सामने एक पैसेंजर ट्रेन खड़ी थी। बिना सोचे वह ट्रेन में कहाँ जा रही है, वह चुपचाप एक डिब्बे में कोने में जाकर बैठ गया। दोस्तों, सीमा पार करके उत्तर प्रदेश के वाराणसी जंक्शन बनारस पर जाकर रुकी। रात का वक्त हो चुका था। स्टेशन पर भारी भीड़ थी। अचानक सहमा हुआ आकाश ट्रेन से उतरा। उसने जिंदगी में कभी गांव से बाहर कदम नहीं रखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। वह बस पैदल ही सड़क पर चलता गया। चलते चलते शहर पीछे छूट गया और ग्रामीण इलाका शुरू हो गया। चलते चलते रात के करीब 2 बज चुके थे। आकाश के पैर थकान से चूर हो चुके थे। पेट में भूख के चूहे कूद रहे थे। तभी सड़क किनारे उसे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। वह गांव के बाहर बना देवी जी का एक स्थान था। थकान से बेहाल आकाश उसी मंदिर के चबूतरे पर लेट गया। पूरी तरह अक्षरों से उसे काटा। ठंडी हवाओं ने वह ठिठुरता हुआ, लेकिन थकान इतनी थी कि जैसे तैसे उसने रात काटी। दोस्तों, सुबह की पहली किरण के साथ ही गांव के लोग मंदिर में पूजा पाठ करने आने लगे। जब गांव वालों ने देवी जी के स्थान पर एक अजनबी फटे हाल में बदहाल लड़के को सोते देखा तो वे हैरान रह गए। दोस्तों, गांव के कुछ बुजुर्ग उसके पास आए, उसे जगाया। एक बुजुर्ग ने पूछा, अरे बेटा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ मंदिर में क्यों सोए हो? दोस्तों, आकाश की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। गला सूख चुका था और पेट में भीषण भूख लगी थी। दोस्तों, आकाश ने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा, अंकल जी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। सुबह का वक्त था। गांव में अभी किसी के घर ताजा खाना नहीं बना था। लोगों को उस पर दया आ गई। एक महिला अपने घर आई और रात को बची हुई बासी रोटी और थोड़ी सी सब्जी ले आई। दोस्तों, आकाश ने बिना कुछ सोचे समझे बासी रोटी खाने पर मजबूर हो गया।
और उसने उस खाने पर हमला बोल दिया जैसे वर्षों से भूखा हो। खाना खाने के बाद जब उसकी जान में जान आई तो उसने हाथ जोड़कर लोगों से कहा, अंकल जी, क्या आपके गांव में मुझे कोई काम मिल सकता है? मैं कोई भी मजदूरी मेहनत करने का काम कर लूंगा, मुझे बस रहने और खाने की जगह चाहिए। गांव के एक व्यक्ति ने कहा, देखो बेटा, हमारे इस छोटे से गांव में तो कोई काम नहीं है। हम लोग खुद दिहाड़ी मजदूरी करने यहाँ से 4 किलोमीटर दूर शहर जाते हैं। वहाँ जो मुख्य लेबर चौक, मजदूर मंडी, वहाँ ठेकेदार आते हैं। तुम वहाँ चले जाओ, शायद तुम्हें कोई काम मिल जाए। आकाश के पास किराया देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। लोगों ने रास्ता पूछकर वह तपती धूप में पैदल शहर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, करीब 1.5 घंटे पैदल चलने के बाद आकाश आकाश शहर के मुख्य लेबर चौक पर पहुंचा। वहां सैकड़ों मजदूर अपनी कुदाल, छिपी और औजार लेकर कतार में खड़े थे। गाड़ियां आती, ठेकेदार उतरते और अपनी पसंद के मजदूरों को चुनकर ले जाते। दोस्तों, आकाश भी एक कोने में खड़ा हो गया, लेकिन आकाश के पास न कोई औजार था और न ही वह देखने में कोई मंझा हुआ मजदूर लग रहा था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। दोस्तों, लोग आते, दूसरों को ले जाते, लेकिन आकाश को कोई मुड़कर भी नहीं देखता था। देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए। दोपहर होने को आई थी। आकाश के मन में फिर से निराशा और खौफ छाने लगा था। क्या हो, आज भी मुझे भूखा रहना पड़ेगा? अगर आज काम नहीं मिला तो मैं रात कहाँ गुजारूंगा? दोस्तों, तभी चौक पर एक नीले रंग की स्कूटी आकर रुकी। स्कूटी से एक महिला उतरी। महिला की उम्र लगभग 34-35 साल के बीच रही होगी। उसने आंखों का काला चश्मा पहन रखा था, काफी रौबदार लग रहे थे। उसने अपनी गाड़ी खड़ी की, चश्मा उतारा और उसकी नज़र कोने में हताश खड़े आकाश पर पड़ी। वह सीधे आकाश के पास आई और अपनी तीखी आवाज में पूछा, क्या तुम यहाँ काम की तलाश में खड़े हो? आकाश ने झट से सिर हिलाया। हाँ मैडम, मुझे काम की बहुत सख्त जरूरत है। आप जो भी काम कहेंगी मैं करूँगा। महिला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, देखो, मुझे अपने ऑफिस और घर के लिए एक पर्सनल असिस्टेंट और केयर टेकर, देखभाल करने वाला लड़का चाहिए। काम ऑफिस की संभाले, फाइलें संभालना, छोटे मोटे काम करना और घर के काम देखना होगा। तुम्हें रोज का पैसा नहीं मिलेगा, महीने की फिक्स सैलरी मिलेगी। रहना और खाना मेरे घर पर ही होगा। बोलो, मंजूर है? दोस्तों, आकाश के लिए तो यह जैसे भगवान का वरदान था। उसने तुरंत हाँ कर दिया। मुझे मंजूर है, मुझे घर जाने की कोई जल्दी नहीं है। दोस्तों, महिला ने अपना नाम बताया, मीनाक्षी। मीनाक्षी ने आकाश को अपने स्कूटी के पीछे बैठने को कहा और उसे लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ी। दोस्तों, मीनाक्षी शहर के एक पास इलाके में बने एक बड़े से 2 मंजिला मकान में रहती थी। घर पहुंचकर मीनाक्षी ने देखा कि आकाश के कपड़े धूल मिट्टी से सने हुए थे और उसमें से एक बदबू आ रही थी। मीनाक्षी ने कहा, देखो आकाश, तुम बहुत गंदे हो रहे हो, सीधे जाओ और बाथरूम में अच्छी तरह नहा लो, तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हैं। दोस्तों, आकाश बाथरूम में चला गया, लेकिन बाथरूम में पहुंचकर आकाश असमंजस में पड़ गया। उसने अपने मन में सोचा, मेरे पास तो सिर्फ यही एक जोड़ी कपड़ा है। अगर मैंने उसे पानी में भिगो दिया या धो दिया तो नहाने के बाद मैं पहनूंगा क्या? मेरे पास तो बदलने के लिए दूसरा कोई कपड़ा नहीं है। दोस्तों, अपने इसी गंवारू और जल्दबाजी वाले दिमाग के कारण आकाश ने एक अजीब काम काम किया। उसने अपने सारे कपड़े उतार और उसने बाथरूम के दरवाजे पर ही टांग दिया। हड़बड़ी और घबराहट में वह बाथरूम का दरवाजा अंदर से ठीक से बंद करना भूल गया और सीधे शावर के नीचे जाकर नहाने लगा। दूसरी तरफ मीनाक्षी किचन में चाय और नाश्ता बना रही थी। उसे किचन के नल में पानी का प्रेशर कम लगा तो वह बाथरूम के बाहर वाले मुख्य सिंक से पानी लेने के लिए आई। दोस्तों, बाथरूम का दरवाजा आधा खुला रह गया। मीनाक्षी की नज़र सीधे अंदर नहा रहे आकाश पर पड़ गई। आकाश पूरी तरह से निवस्त था। मीनाक्षी की नज़र जैसे ही आकाश के सुगठित और बलिष्ठ शरीर या उसके गुप्तांग पर पड़ी, वह एक पल के लिए हक्की बक्की रह गई। मीनाक्षी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह चुपके से मुस्कुराई और बिना कोई आवाज के दबे पांव वापस किचन में चली गई। दोस्तों, वास्तव में मीनाक्षी के पति की मौत 3 साल पहले एक कार हादसे में हो चुकी थी। तब मीनाक्षी अकेली ही अपना प्राइवेट ऑफिस और प्रॉपर्टी का बिजनेस संभाल रही थी। दोस्तों, इन 3 सालों में उसने किसी पुरुष से कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे, लेकिन आज आकाश के उस सुगठित शरीर को देखकर मीनाक्षी के अंदर की दबी हुई काम वासना जाग उठी थी। उसने मन ही मन सोचा, यह लड़का भले ही सीधा साधा और देहाती लग रहा है, लेकिन इसका शरीर बहुत जबरदस्त है। आज मेरी बरसों की प्यास बुझ सकती है। दोस्तों, थोड़ी देर बाद आकाश नहाकर बाहर निकला। कपड़े न होने के कारण उसने वही गंदे कपड़े दोबारा पहन लिए। मीनाक्षी ने उसे देखकर कहा, तुमने वही गंदे कपड़े फिर से पहन लिए? रुको, मेरे पति के कुछ नए तौलिए और कुर्ते पैजामे अलमारी में रखे हैं। मीनाक्षी अंदर गई
और एक साफ तौलिया और कुर्ता पैजामा लाकर आकाश को दे दिया। दोस्तों उसने कहा, जाओ कमरे में जाकर पहनो और अपने पुराने कपड़े धोने के लिए डाल दो। आकाश ने वैसा ही किया। वह कुर्ता पैजामा पहनकर बाहर आया और हाल ही में रखी कुर्सी पर बैठ गया। मीनाक्षी 2 कप चाय और बिस्किट लेकर आई। एक कप उसने आकाश की तरफ बढ़ाया और खुद उसके सामने सोफे पर बैठ गई। चाय पीते पीते मीनाक्षी लगातार आकाश के शरीर को ही घूरे जा रही थी। क्योंकि आकाश के अंदर कोई अंदरूनी कपड़ा नहीं पहना था, इसलिए ढीले पजामे में उसकी शारीरिक बनावट साफ झलक रही थी। मीनाक्षी की नीयत खराब होने लगी थी। दोस्तों मीनाक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, आकाश मेरे ऑफिस का काम तो कल से शुरू होगा। अभी घर पर कोई नहीं है, मेरे ससुर जी गाँव गए हैं और शाम तक आएंगे। तब तक तुम मेरा एक पर्सनल काम कर दो। आकाश की मासूमियत से पूछा, हाँ मैडम बताइए क्या काम है? क्या बगीचे की सफाई करनी है या कोई भारी सामान उठाना है? दोस्तों मीनाक्षी सोफे से उठी, आकाश के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, नहीं आकाश, मुझे किसी सामान को उठाने की जरूरत नहीं है। तुझे मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मुझे खुश कर दो। मैं तुम्हें सैलरी के अलावा अलग से बहुत सारे पैसे दूँगा। दोस्तों आकाश मीनाक्षी का इशारा समझ गया। उसके तन से सनसनी दौड़ गई। लेकिन आकाश अब सुधरना चाहता था। उसने अपनी पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीखा था। आकाश ने तुरंत मीनाक्षी के हाथ पीछे हटाए और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नहीं मैडम, आप यह क्या कह रही हैं? मैं एक ईमानदारी से काम करने आया हूँ। मैं अपनी मेहनत की रोटी कमाना चाहता हूँ। यह सब गलत काम करने नहीं आया हूँ। कृपा करके मुझे माफ़ कर दिए। मीनाक्षी को यह उम्मीद नहीं थी कि एक मामूली मजदूर लड़का उसे मना कर देगा। दोस्तों उसकी अहमियत को ठेस पहुंची। मीनाक्षी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी आवाज़ कड़क करते हुए कहा, सुनो आकाश, सीधे सीधे मेरी बात मान जाओ वरना मैं जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दूंगी कि तुम मेरे घर के अंदर घुसकर मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। आसपास के लोग जमा हो जाएंगे और तुम्हें पीट पीट कर पुलिस के हवाले कर देंगे। सोच लो, पुलिस की लाठियां खानी है या चुपचाप मेरी बात माननी है? दोस्तों आकाश बुरी तरह डर गया। वह शहर में नया था, उसका कोई सहारा नहीं था। अगर पुलिस केस बनता तो उसकी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बीत जाती। दोस्तों डर के मारे आकाश के कदम डगमगा गए। उसे कांपती आवाज में कहा, ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। मीनाक्षी मुस्कुराया। उसने आकाश का हाथ पकड़ा और उसे सीधे अपने बेडरूम में ले गई। मीनाक्षी पिछले 3 सालों से प्यासी थी, जबकि आकाश नौजवान था। उस दिन कमरे के अंदर मीनाक्षी और आकाश का भरपूर इस्तेमाल किया। दोस्तों करीब 1 घंटे तक चले इस खेल के बाद मीनाक्षी पूरी तरह से संतुष्ट हो गई और तृप्त हो चुकी थी। आकाश के शारीरिक सामर्थ्य ने मीनाक्षी को सम्मोहित कर दिया। आधे घंटे बाद मीनाक्षी ने आकाश को भरपेट स्वादिष्ट खाना खिलाया और उसे 2000 रुपये का नकद देते हुए कहा, यह तुम्हारा आज का बोनस है। दोस्तों शाम को मीनाक्षी के बुजुर्ग ससुर जी गांव के वापस आए। मीनाक्षी ने अपने ससुर जी से कहा, आकाश का परिचय कराया। पिताजी, यह आकाश है। इसे मैंने ऑफिस के काम और आपकी देखभाल के लिए रखा है। बहुत मेहनती और ईमानदार लड़का है। ससुर जी ने आकाश को देखा और प्रसन्न होकर उसे ऑफिस का काम समझाने लगे। दोस्तों दिन बीतने लगे। आकाश दिन में मीनाक्षी के बिजनेस ऑफिस जाता, वहां फाइल का रखरखाव करता, बिल जमा करता और ससुर जी की मदद करता। और रात में जब भी मौका मिलता मीनाक्षी उसे अपने कमरे में बुला लेती। आकाश जब मीनाक्षी की हर शारीरिक जरूरत को पूरा करने लगा, बदले में मीनाक्षी उसे अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और मोटी सैलरी देती थी। दोस्तों एक दिन मीनाक्षी की सबसे पक्की सहेली सुनीता मीनाक्षी के ब्यूटी पार्लर में बुटीक पर आई। सुनीता का पति मस्कट विदेश में नौकरी करता था और 2 साल में सिर्फ एक बार ही घर के लिए आता था। सुनीता भी अकेलेपन और शारीरिक असंतोष से जूझ रही थी। दोस्तों बातों बातों में सुनीता ने मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी यार, तेरी किस्मत कितनी अच्छी है। तू अकेली रहती है फिर भी तेरे चेहरे पर इतना निखार है। मेरे पति को तो विदेश से फुर्सत ही नहीं मिलती। 2-2 साल तक मुझे तड़पना पड़ता है। तू अपनी इच्छाएं कैसे पूरा करती है? दोस्तों मीनाक्षी पहले तो झेपी, फिर उसने अपनी सहेली पर भरोसा करते हुए धीरे से उसके कान में कहा, सुनीता, मैंने अपने घर में ऑफिस के लिए जो नया लड़का रखा है ना आकाश, वह सिर्फ काम ही नहीं बल करता है बल्कि बिस्तर पर भी शेर है। पिछले 3 सालों से मेरी सारी भड़ास उसने निकाल दी। सुनीता की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने ललचाई हुई नजरों से मीनाक्षी को देखा और हाथ जोड़कर बोली, मीनाक्षी बहन होने के नाते मेरी मदद कर दे। मैं भी बहुत परेशान हूँ। क्या तू एक रात के लिए उस लड़के को मेरे घर नहीं भेज सकती है? मैं तुझे उससे जितने पैसे चाहिए देने को तैयार हूँ। दोस्तों मीनाक्षी पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने सोचा कि सुनीता उसकी बचपन की दोस्त है और उससे इसे आर्थिक फायदा हो सकता है। दोस्तों मीनाक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सुनीता, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आज शाम को तू मेरे घर आ जाना। मैं ससुर जी को किसी काम से रिश्तेदार के घर भेज दूंगी और आकाश को दवा खिलाकर तेरे पास भेज दूंगी। सुनीता खुशी से उछल पड़ी और अपने घर चली गई।
शाम को मीनाक्षी मेडिकल स्टोर गई और वहां से उसने ताकत की कुछ सप्लीमेंट गोलियां और ससुर जी के लिए हल्की नींद की गोली खरीदी। घर आकर उसने ससुर जी के खाने में नींद की गोली मिला दी जिससे वे जल्दी सो जाए। दोस्तों फिर उसने आकाश को बुलाकर एक ताकत की गोली दी और कहा, आकाश इसे खा लो, आज रात तुम्हें एक बहुत खास काम करना है। दोस्तों आकाश ने बेखबर होकर वह गोली खा ली। थोड़ी देर बाद सुनीता चुपके से मीनाक्षी के घर पहुंची। मीनाक्षी ने सुनीता को अपने बेडरूम में बैठाया और आकाश को अंदर भेज दिया। दवा के असर से आकाश के अंदर काम वासना का ज्वार उठ चुका था। सुनीता जो सालों से प्यासी थी, आकाश को देखकर उस पर टूट पड़ी। उस रात आकाश ने सुनीता को भी संतुष्ट कर दिया, जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। सुनीता आकाश की दीवानगी हो गई। दोस्तों सुबह होते ही सुनीता ने मीनाक्षी के हाथ में 10,000 रुपए रखे और आकाश को एक सोने की चेन उपहार में दे दी। दोस्तों धीरे धीरे यह सिलसिला चलने लगा। मीनाक्षी और उसकी सहेलियों का एक गुट बन गया जो आकाश का इस्तेमाल अपनी इच्छाओं पूर्ति के लिए करती थी और बदले में आकाश को भारी रकम और उपहार मिलते थे। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। आकाश जो कभी एक एक रोटी के लिए तरस रहा था, अब लाखों रुपए का मालिक बन चुका था। दोस्तों उसके पास महंगे कपड़े, नया फोन और बैंक में अच्छे खासे पैसे जमा हो चुके थे। दोस्तों लेकिन एक रात जब आकाश अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसने अपने अतीत के बारे में सोचा। उसने सोचा कि कैसे वह अपने गांव में एक नवाब की तरह रहता था, कैसे अपने पिता के पास सब कुछ था, लेकिन उसकी अपनी नादानी हवस के कारण उसकी 2 शादियां टूट गई और उसे घर से बेदखल होना पड़ा। दोस्तों आकाश ने धीरे से अपना चेहरा शीशे में अपना चेहरा देखा। उसे खुद से घिन आने लगी। उसने सोचा, मैं यह क्या कर रहा हूँ? पैसे के लालच में इन औरतों का खिलौना बन चुका हूँ। क्या मेरी जिंदगी का यही मकसद है? दोस्तों अगर मेरे पिताजी को पता चला कि उनका बेटा एक जिंगोलो पुरुष वैश्या बन चुका है तो वे जीते जी मर जाएंगे। दोस्तों आकाश की आत्मा जाग चुकी थी। उसने फैसला कर लिया था कि अब वह इस गंदे दलदल में और नहीं रहेगा। अगली सुबह आकाश ने अपना सारा सामान समेटा। उसने अपने कमाए हुए पैसों में से सिर्फ उतने पैसे लिए जो उसे ऑफिस के काम की ईमानदारी की सैलरी के रूप में कमाए थे। बाकी सारे अनैतिक पैसे और गहने अपने मीनाक्षी के टेबल पर रख दिए। जब मीनाक्षी ने उसे जाने से रोका तो धमकी देने की कोशिश की, तो आकाश ने शांत भाव से कहा, मैडम आप मुझे आपकी धमकियों से डर नहीं लगता। आपने मुझे सहारा दिया, आपके लिए शुक्रिया, लेकिन अब मैं अपनी आत्मा को और नहीं बेच सकता। मैं अपने गांव वापस जा रहा हूं। अपने पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगूंगा और ईमानदारी की खेती करूंगा। दोस्तों मीनाक्षी आकाश के चेहरे पर दृढ़ संकल्प देखकर चुप हो गई। वह समझ गई कि अब वह लड़का किसी के दबाव में नहीं आने वाला। आकाश बनारस स्टेशन पहुंचा। हजारीबाग झारखंड की ट्रेन पकड़ ली। जब आकाश ने अपने गांव अम्बा टोला पहुंचा तो दया शंकर जी घर के बाहर बरामदे में उदास बैठे थे। बेटे को 6 महीने बाद सामने खड़ा देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों आकाश सीधे दौड़कर अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। मुझे एक मौका दीजिए, मैं दिन रात खेतों में पसीना बहाऊंगा और आपकी सेवा करूंगा। दोस्तों दया शंकर जी ने देखा कि आकाश पुराना घमंड, आवारापन और बचकाना रवैया पूरी तरह गायब हो चुका था। उसकी आंखों में पछतावा और ईमानदारी की चमक थी। बाप का दिल पिघल गया। उन्होंने आकाश को गले लगा लिया। दोस्तों उस दिन के बाद से आकाश ने गांव में रहकर अपने पिता के साथ खेती बाड़ी का काम संभाला। उसकी मेहनत और लगन देखकर गांव के लोग भी हैरान रह गए। जो आकाश कभी गांव का सबसे बड़ा लफंगा कहलाता था, आज वही आकाश गांव का सबसे मेहनती और संस्कारी नौजवान बन चुका था। समय के साथ आकाश ने अपनी मेहनत से अपनी पुरानी छवि को पूरी तरह धो डाला। 2 साल बाद एक साधारण और समझदार लड़की से आकाश का फिर से पुनर्विवाह हुआ और इस बार आकाश ने एक जिम्मेदार, संयमी और सच्चे पति का धर्म निभाकर एक सुखी परिवार बसाया। दोस्तों यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अत्यधिक लाड़ प्यार बच्चे को बिगाड़ देता है और अज्ञानता तथा गलत संगत इंसान को विनाश के मार्ग पर ले जाती है। लेकिन यदि इंसान अपनी गलतियों का एहसास कर ले और मन में बदलने का सच्चा संकल्प कर ले तो वह दलदल से निकल कर भी अपने जीवन को उज्जवल बना सकता है। रास्ते चाहे कितने भी भटक जाएं, सच्ची ईमानदारी और मेहनत ही इंसान को असली सम्मान दिलाती है। दोस्तों यह कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।